एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय, इनका विभिन्न सिद्धांत और इनकी आलोचनाएं। अपने संदेश की शक्ति, अपनी शिक्षा की प्रेरणा और अपने द्वारा भविष्य के विकास पर डाले गए प्रभाव के कारण विश्व के महान राजनीतिक चिंतकों के किसी भी संग्रह में मार्क्स का स्थान सुरक्षित है। ये कथन है वेपर के। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का पिता माना जाता है। मार्क्स के पूर्व भी समाजवादी विचारधारा का अस्तित्व विद्यमान था, लेकिन वह सिर्फ एक आदर्श के रूप में ही था। उसे व्यवहारिक रूप प्रदान करने की दृष्टि से कोई निश्चित विधान विद्यमान नहीं था। मार्क्स के द्वारा उसे व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया, उसे तर्कसंगत बनाया गया और उसे एक आदर्श के यथार्थ में परिवर्तित किया गया। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजवाद को साम्यवाद के नाम से भी पुकारा जाता है। अतः वैज्ञानिक समाजवाद और साम्यवाद दोनों प्रारंभिक दृष्टि से एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द ही है। समाजवाद को वैज्ञानिक या व्यवहारिक रूप प्रदान करने का कार्य ही मार्क्स का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। इसीलिए प्रसिद्ध आधुनिक विचारक लास्की ने उसके संबंध में उचित ही कहा है कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। मार्क्स का जीवन परिचय। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में जर्मनी के छोटे से नगर त्रेव में एक मध्य वर्गीय यहूदी परिवार में हुआ, जिसने बाद में ईसाई धर्म को अपना लिया। मार्क्स एक मेधावी छात्र था। उसकी प्रारंभिक शिक्षा ट्रिप्स के व्याकरण स्कूल में हुई। बाद में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से 17 वर्ष की आयु में उसने बोन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहां से कुछ समय पश्चात वह बर्लिन विश्वविद्यालय में चला गया। वहां वह हीगलवादी दर्शन के प्रभाव में आया। यहाँ से वह जेना विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुआ, जहाँ से उसने सन 1841 ईस्वी में सिर्फ 33 वर्ष की आयु में शोध पूर्ण कर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा समाप्त करने के पश्चात मार्क्स प्राध्यापक बनना चाहता था, लेकिन अपने उग्र विचारों के कारण उसकी यह इच्छा पूर्ण नहीं हुई। विवश होकर उसे पत्रकारिता को अपना व्यवसाय बनाना पड़ा। फलतः वह सन 1842 में एक उदारवादी सैनिक समाचार पत्र राइनिचे ज़ाइतुंग का संपादक बन गया। मार्क्स के उग्र लेखन के कारण एक वर्ष बाद ही सन 1843 यह पत्र सरकारी कोप का शिकार होकर बंद हो गई। इसी वर्ष लंबे प्रणय व्यवहार के बाद मार्क्स ने सामंत की पुत्री जेनी वॉन वेस्टफेलन से विवाह कर लिया। सुख सुविधाओं में पली जेनी ने एक पतिव्रता नारी की तरह ताउम्र हर सुख दुख में मार्क्स का साथ दिया। राइनी से ज़ाइतुंग बंद होने के बाद मार्क्स के जीवन का पहला निर्वासन काल प्रारंभ हुआ। उसके उग्र विचारों के कारण जर्मनी के प्रांत की सरकार खतरा अनुभव करने लगी। अतः वह उसके दमन से बचने के लिए जर्मनी छोड़कर फ्रांस की राजधानी पेरिस आ गया। पेरिस में मार्क्स फ्रेंको जर्मन शब्दकोश का संपादक बन गया। यही उसका परिचय फ्रेडरिक एंगेल्स से हुआ। यह परिचय शीघ्र ही घनिष्ठ मित्रता में बदल गया। मार्क्स एंगेल्स की यह मित्रता 19वीं सदी की सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यिक मित्रता सिद्ध हुई तथा मार्क्स की मृत्यु पर्यंत चलती रही। एक उद्योगपति होते हुए भी एंगेल्स स्वयं मार्क्स की तरह उग्र विचारों का था और उस पूंजीपति व्यवस्था को समाप्त करना चाहता था जो श्रमिक शोषण पर फल फूल रही थी। एंगेल्स का उद्योग एक सूती मिल इंग्लैंड के मैनचेस्टर में स्थित था, जिसका वह संचालक था। एंगेल्स ने अपनी मित्रता के कारण मार्क्स अपने जीवन की संकटग्रस्त स्थिति के विवश होकर
सन 1945 में इंग्लैंड चला गया तथा सन 1883 में अपनी मृत्यु तक वहीं रहा। एंगल्स मार्क्स का मित्र ही नहीं, आर्थिक दृष्टि से उसका संरक्षक भी था। उससे प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता से वह न सिर्फ अपनी बेकारी के दिन काट सका, वरन अपने अध्ययन और लेखन को भी जारी रख सका। इसी तथ्य को संकेत करते हुए हरमोन का कहना है कि एंगल्स मार्क्स का मित्र, शिष्य और सहयोगी ही नहीं रहा, बल्कि उसका संरक्षक भी था। उसी की उदार आर्थिक सहायता से मार्क्स अपने जीवन में अंधकारपूर्ण समय में भी अपने अस्तित्व को बनाए रख सका। एंगल्स मार्क्स का आर्थिक दृष्टि से संरक्षक ही नहीं, बल्कि समाजवादी विचारधारा के प्रतिपादन में उसका सहयोगी भी था। सन 1818 में मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर संयुक्त रूप से साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की, जो समाजवादी विचारधारा के विकास में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ। वैज्ञानिक समाजवाद का युग उसी से प्रारंभ हुआ। इसी घोषणा पत्र के माध्यम से उन्होंने साम्यवादियों का लक्ष्य घोषित करते हुए कहा, साम्यवादियों को अपने दृष्टिकोण तथा उद्देश्यों को छिपाने से घृणा है। उनकी स्पष्ट घोषणा है कि संपूर्ण विद्यमान सामाजिक व्यवस्था को बलपूर्वक उलटकर ही उनका उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। साम्यवादी क्रांति की आशंका से विश्व के शासक वर्गों को कांपने दो। सर्वहारा अर्थात श्रमिकों के पास अपनी दास्ता की बेड़ियों के अतिरिक्त खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जीतने के लिए उनके सम्मुख सारा संसार है। सब देशों के श्रमिकों, एक हो जाओ। मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा का प्रतिपादन ही नहीं किया, वरन उसे व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए श्रमिकों को संगठित करने का कार्य भी किया। इसके लिए उसने सन 1847 में श्रमिकों की प्रथम कांग्रेस की स्थापना की, जिसका नाम उसने कम्युनिस्ट लीग रखा। सन 1864 में मार्क्स ने लंदन में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का गठन किया, जो साम्यवादी इतिहास में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फर्स्ट इंटरनेशनल के नाम से विख्यात है। लंदन में रहते हुए मार्क्स सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों आधारों पर पूंजीवादी व्यवस्था का अंत करने के प्रयत्नों में संलग्न रहा, लेकिन उसका मुख्य कार्य इस दृष्टि से वह सैद्धांतिक आधार तैयार करना था, जिससे कि पूंजीवादी व्यवस्था का शोषक चेहरा स्पष्ट हो सके तथा उसके उन्मूलन और उसके स्थान पर समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा प्राप्त हो सके। इस हेतु वह अभावग्रस्त जीवन जीता और विभिन्न संकटों का सामना करते हुए अपने बिगड़ते हुए स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पूंजी दास कैपिटल को लिखने में लगा रहा। इस ग्रंथ का प्रथम भाग उसके जीवन काल में ही सन 1867 में प्रकाशित हुआ, लेकिन उसके दूसरे और तीसरे भाग उसकी मृत्यु के पश्चात उसके मित्र एंगल्स के प्रयासों से ही प्रकाशित हो सके। पूंजी के महत्व को देखते हुए विद्वानों द्वारा साम्यवादियों की गीता घोषित किया गया। साम्यवाद का यह वेदों की तरह से पूज्य और प्रामाणिक ग्रंथ है। उसमें उसकी आधारभूत अवधारणाएं और मूल सिद्धांत निहित ही नहीं, व्याख्यात भी है। इस ग्रंथ में पूंजीवादी व्यवस्था का गंभीर विश्लेषण किया गया है और यह सिद्ध किया गया है कि उसमें अंततः उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण तथा श्रमिकों का सामाजिकरण उस स्थिति में पहुंच जाता है जबकि उसका पूंजीवादी व्यवस्था से मेल नहीं बैठ पाता। अतः उसका विध्वंस कर दिया जाता है, व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त कर दिया जाता है और शोषण करने वाले नष्ट कर दिए जाते हैं। इस प्रकार पूंजीवादी समाज के स्थान पर एक नए शोषण मुक्त समाज का निर्माण होता है, जिसमें भूमि तथा उत्पादन के साधन सार्वजनिक स्वामित्व में होते हैं। मार्क्स का जीवन पूर्णतः साम्यवाद प्रचार प्रसार को समर्पित था। इस हेतु उसे अपने जीवन में अनवरत कई तरह के कष्टों और संकटों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अपने उद्देश्य से अडिग रहा। इस तरह का जीवन जीते हुए मार्क्स का सन 1883 में
लंदन में देह अवसान हो गया। उसकी मृत्यु पर उसके अभिन्न मित्र एंगेल्स द्वारा जो शोक संदेश में कहा गया, उसका मुख्य अंश इस प्रकार है। जीवन में उसका उद्देश्य प्रत्येक संभव तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था के अंत का प्रयास करना था। संघर्ष उसके जीवन का मुख्य तत्व था और उसने ऐसे अदम्य उत्साह, साहस और सफलता से संघर्ष किया जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। फलतः वह अपने समय का सबसे अधिक घृणा और श्रद्धा का पात्र व्यक्ति था। उसका नाम और कार्य युग युग तक जीवित रहेगा। साम्यवादी घोषणा पत्र तथा पूंजी के अतिरिक्त मार्क्स की कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार है। पवित्र परिवार, द होली फैमिली, 1844। फ्यूअरबाख पर निबंध, थीसिस ऑन फ्यूअरबाख, 1845। दर्शन की दरिद्रता, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, 1847। फ्रांस में वर्ग संघर्ष, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, 1850। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विवेचना, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1859। मूल्य, कीमत और लाभ, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, 1865। फ्रांस में गृह युद्ध, द सिविल वॉर इन फ्रांस, 1870-71। गोथा प्रोग्राम और क्रांति तथा प्रतिक्रांति, द गोथा प्रोग्राम, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन। मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत, मेन थ्योरीज ऑफ मार्क्स। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजवाद के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार है। पहला, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा है इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत। तीसरा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। चौथा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। पांचवा है मार्क्स का सामाजिक क्रांति का सिद्धांत एवं छठा है मार्क्स का राज्य सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। द्वंद्व का विचार मार्क्स ने हीगल से ग्रहण किया तथा भौतिकवाद का विचार फ्यूअरबाख से लिया। उसने इन दोनों विचारों को मिलाकर अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का निर्माण किया तथा मानव सभ्यता के विचार को साधने हेतु मनुष्य को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। चूँकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन दो विचारों द्वंद्वात्मक तथा भौतिकवाद के सम्मिश्रण से हुआ है, अतः इसको सही ढंग से समझाने के लिए दोनों विचारों की यानी कि भौतिकवाद और द्वंद्ववाद, इन दोनों विचारों की संक्षिप्त जानकारी आवश्यक है। पहले हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे। द्वंद्वात्मक पद्धति, जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि द्वंद्वात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रतिपादन हीगल द्वारा अपनी विश्व आत्मा, वर्ल्ड स्पिरिट संबंधी मान्यता को सिद्ध करने के लिए किया गया था। इस दृष्टि से उसने द्वंद्व को वैचारिक द्वंद्व के रूप में प्रतिपादित कर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि किसी भी विचार के उत्पन्न और परिमार्जित होने की प्रक्रिया क्या है। हीगल की इस द्वंद्वात्मक पद्धति को स्पष्ट करने हेतु हंट का कथन है कि द्वंद्वात्मक प्रक्रियावाद, थेसिस प्रतिवाद, एंटीथेसिस तथा संवाद यानी सिंथेसिस की प्रक्रिया है। थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया है। क्या? द्वंद्वात्मक प्रक्रिया। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया क्या है? द्वंद्वात्मक प्रक्रिया वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया है। वाद एक विचार की पुष्टि करता है, प्रतिवाद उसका निषेध करता है और संवाद वाद और प्रतिवाद में जो सत्यांश है उसे स्वयं में समाहित करता है। इस तरह वह हमें यथार्थ के अधिक निकट ले आता है, लेकिन जैसे ही हमें संवाद को अधिक निकट से देखते हैं तो हम ज्ञात होता है कि वह भी अपूर्ण है, अतः वह पुनः वाद का रूप धारण कर लेती है और पुनः वही पूर्व की संघर्ष की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देता है। फलतः उसका प्रतिवाद द्वारा निषेध होता है और संवाद में पुनर्मिलन होता है। इस प्रकार यह त्रिकोणात्मक विकास प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि तत्व या विचार आदर्श रूप ग्रहण नहीं कर लेता है। इस प्रकार हीगल के अनुसार वैचारिक विकास की यह प्रक्रिया वाद विवाद
वाद प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से तब तक चलती रहती है जब तक विचार सारे अंतर विरोधों से मुक्त होकर आदर्श रूप धारण नहीं कर लेता है। भौतिकवाद क्या है? मार्क्स ने भौतिकवाद का प्रयोग द्वंद्ववाद को एक नई दिशा, जो हेगल की वैचारिक द्वंद्व पद्धति से भिन्न है, देने के लिए किया। भौतिकवाद के महत्व को स्पष्ट करते हुए उसने घोषित किया कि सृष्टि का उद्गम, विकास और अंत सभी इंद्रियों से दृष्टिगत होने वाले पदार्थों पर आधारित है। वह हेगल की तरह आत्मा, परमात्मा जैसी अदृश्य वस्तुओं के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता। वह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले पदार्थों को ही सत्य के रूप में स्वीकार करता है और उनके माध्यम से दृष्टि निर्माण और उसे संचालन के विभिन्न नियमों का प्रतिपादन करता है। अपनी इस मान्यता को स्पष्ट करते हुए वह कहता है कि यह पदार्थ जो बाहर से हमें जड़ या स्थिर दिखाई देता है, वास्तव में जड़ या स्थिर नहीं है। यह पदार्थ अपनी आंतरिक स्वचेतना या सक्रियता के कारण निरंतर गतिशील है और इसकी यह गतिशीलता ही उसे निरंतर ऊर्ध्वमुखी परिवर्तनशीलता की ओर उन्मुख किए हुए है। इसका एक क्रमिक प्रवाह है। इस प्रकार मार्क्स विचार की नहीं, पदार्थ की विकासशील शक्ति में विश्वास व्यक्त करते हुए उसके माध्यम से ही मानव समाज की परिवर्तन प्रक्रिया और विकास की गतिशीलता को सिद्ध करता है। पदार्थ उसके अनुसार स्वचेतन और गतिशील है और अपने में निहित अंतर्द्वंद के माध्यम से सतत ऊर्ध्वमुखी विकास की ओर अग्रसर है। वैयक्तिक और सामाजिक विकास का यही मुख्य कारण है। एक एक कर आपने जान लिया कि द्वंद्वात्मक पद्धति और भौतिकवाद क्या है। अब आप जानेंगे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। मार्क्स ने मानव सभ्यता के ऐतिहासिक विकास को दर्शाने के लिए हेगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को संशोधित कर उसमें विचार के स्थान पर पदार्थ को प्रस्तापित कर दिया। इस संशोधन को स्पष्ट करते हुए स्वयं मार्क्स का कथन है कि हेगल के लेखन में द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा है। यदि आप रचनात्मकता के आवरण में छिपे उसके सारे तत्वों को देखना चाहते हैं तो आपको उसे पैरों के बल अर्थात भौतिक आधार पर सीधा खड़ा करना पड़ेगा। इस प्रकार मार्क्स ने भौतिकवाद का पुट देकर हेगल के द्वंद्वाद को शीर्षासन की अप्राकृतिक स्थिति से मुक्त कर दिया और उसे सामाजिक विश्लेषण का एक उपयोगी औजार बना दिया। हार्मोन इस ओर संकेत करते हुए कहता है कि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति को हेगल से ग्रहण किया, जिसका अर्थ यह है कि प्रगति परस्पर विरोधी शक्तियों में संघर्ष के कारण होती है। तथापि उसने हेगल के दृष्टिकोण को कि यह संघर्ष वैचारिक क्षेत्र में होता है और भौतिक शक्तियाँ उसकी प्रतिबिंब मात्र है, उलट दिया। मार्क्स ने कहा कि संघर्ष भौतिक शक्तियों में होता है और विचार उन भौतिक शक्तियों के परिणाम मात्र होते हैं जिनमें कि मनुष्य रहते हैं। इसीलिए मार्क्स ने अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति को हेगल से भिन्न सिद्ध करते हुए स्वयं लिखा है कि मेरी द्वंद्वात्मक पद्धति न केवल हेगलवादी पद्धति से भिन्न है बल्कि वह बिल्कुल उसके विपरीत है। मैंने हेगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपने सिर के बल खड़ा पाया। मैंने उसे सीधा कर पैरों के बल खड़ा कर दिया। मार्क्स अपनी इस पद्धति को स्पष्ट करते हुए आगे कहता है कि पदार्थ अर्थात भौतिक जगत द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से अपनी पूर्णता की यात्रा पर अग्रसर है। उसके विभिन्न रूप उसकी इस यात्रा के विभिन्न पड़ाव है। अतः मार्क्स का भौतिकवाद अन्य भौतिकवादियों के भौतिकवाद की तरह से यांत्रिक मैकेनिकल नहीं बल्कि द्वंद्वात्मक डायलेक्टिक चरित्र का है। उसके अनुसार विकास पदार्थ का आंतरिक गुण है, बाह्य नहीं। वह स्वतः होता है, चाहे बाह्य वातावरण उसका सहायक हो या ना हो। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर मार्क्स का यह मत प्रतिपादित करता है कि विश्व अपने स्वभाव से ही पदार्थवादी है। अतः विश्व के विभिन्न रूप गतिशील पदार्थ के विकास के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह विकास द्वंद्वात्मक
पद्धति के माध्यम से होता है। अतः भौतिक विकास प्राथमिक महत्व का और आत्मिक विकास द्वितीय महत्व का है। वास्तव में आत्मिक विकास भौतिक विकास का प्रतिबिंब मात्र है। इसी आधार पर वह यह कहता है कि मनुष्य की चेतना उनके सामाजिक स्तर को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उनका सामाजिक स्तर उनकी चेतना को निर्धारित करता है। अफनास्येव मार्क्स की इन अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है कि मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक विकास को निम्न तर से उच्चतर, सरल से जटिल की ओर आगे बढ़ना मानता है। वह उसे ऐसी क्रांतिकारी प्रक्रिया मानता है जो एक मंजिल से दूसरी मंजिल में छलांग भरती हुई आगे बढ़ती है। यह आगे बढ़ना बंद चक्र में नहीं होता, वरन एक सर्पिल चक्र में होता है, और हर सर्पिल चक्र पिछले चक्र से अधिक गहन, समृद्ध और विविधतापूर्ण होता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के उपयुक्त वर्णन के आधार पर हमें उसकी जो विशेषताएं दृष्टिगत होती है जो इस प्रकार है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं इस प्रकार है। आंगिक एकता। विश्व का चरित्र भौतिक है तथा उसकी वस्तुएं और घटनाएं एक दूसरे से पूर्णता संबद्ध है, अतः उसके महत्व को निरपेक्षता के आधार पर नहीं, सापेक्षता के आधार पर ही समझा जा सकता है। अर्थात प्रकृति के सभी पदार्थों में आंगिक एकता पाई जाती है। गतिशीलता। प्रकृति में पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ जड़ या स्थिर न होकर गतिशील होता है। परिवर्तनशीलता। पदार्थिक शक्तियाँ सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियाँ हैं। वे गतिशील ही नहीं परिवर्तनशील भी है, अतः सामाजिक विकास भी उन्हीं के अनुरूप परिवर्तनशील है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया द्वंद्ववाद के माध्यम से चलती है। परिमाणात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तनों के कारक होते हैं। निरंतर होने वाले परिवर्तन प्रारंभ में परिमाणात्मक क्वांटिटिव चरित्र के होते हैं तथा सनह सनह घटित होते हैं, तथा जब उनकी मात्रा बढ़ जाती है तो यकायक वे गुणात्मक क्वालिटेटिव परिवर्तन में बदल जाती है। गेहूं का बीज इसका अच्छा उदाहरण है। गेहूं के बीज को बोया जाना वाद है, उसका अंकुरण प्रतिवाद है। सना सना गेहूं के पौधे का बड़ा होना और उसकी बाली का पकना संवाद है। गेहूं के एक दाने से बाली के माध्यम से उसका बहुत से दानों में परिवर्तन उसके मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन का प्रतीक है। बीज रूप में गेहूं का बोया जाना, उसका अंकुरण होना, उसका पौधा बनना तथा बाली पकना और एक से अनेक दाने हो जाना, यह द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का ही अच्छा उदाहरण नहीं, बल्कि मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन का भी एक अच्छा उदाहरण है, जिसे हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्रांतिकारी प्रक्रिया। परिमाणात्मक परिवर्तन के गुणात्मक परिवर्तन में अभिव्यक्त होने की प्रक्रिया को एक क्रांतिकारी प्रक्रिया माना जाता है, जो एक छलांग के रूप में होती है, अर्थात वह एक मौलिक परिवर्तन की निशानी होती है। सकारात्मक नकारात्मक संघर्ष। हर वस्तु में उसके विरोधी तत्व विद्यमान होते हैं जो समय पाकर अभिव्यक्त होते हैं। उनमें होने वाले संघर्ष से वह वस्तु नष्ट हो जाती है और नई वस्तु उसका स्थान ले लेती है, जो पहले वाली वस्तु से अधिक विकसित होती है तथा जो विकास के क्रम की निरंतरता को बनाए रखती है। मार्क्स के अनुसार इस प्रकार कार्य करते हुए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पद्धति विश्व तथा मानव सभ्यता के विकास को समझने में हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक सूत्र या यंत्र का कार्य करती है। आलोचना। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की विभिन्न दृष्टिकोणों से आलोचना की गई है, जो इस प्रकार है। भौतिक तत्व निर्णायक तत्व नहीं। विश्व सभ्यता के विकास में मार्क्स भौतिकवादी तत्व अर्थात पदार्थ को निर्णायक तत्व मानता है तथा यह प्रतिपादित करता है कि मानवीय चेतना उसी का परिणाम है, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। लेकिन यह मानना उचित नहीं है। मनुष्य सिर्फ एक भौतिक प्राणी ही नहीं, एक अतिरिक्त चेतनाशील प्राणी है। उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति जरूरी है, लेकिन इसी ने मनुष्य आत्मसंतुष्टि का अनुभव नहीं करता। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद भी वह एक अभाव अनुभव करता है। मनुष्य मूलतः एक भौतिक प्राणी है और
और आत्मिक उत्थान उसके जीवन का लक्ष्य है। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति सिर्फ वह भूमिका तैयार करती है जिस पर आसीन होकर मनुष्य अपनी मानवीय चेतना के कारण अपने आत्मिक उत्थान के लिए प्रयत्नशील होता है। अतः भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति उसके लिए एक साधन मात्र है, एक साध्य नहीं। साध्य तो उसका आत्मिक उत्थान ही है, अन्यथा मानव और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। खाओ पियो और मौज करो मनुष्य जीवन का सच्चा लक्ष्य नहीं है, लेकिन भौतिकवाद इसे ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्रतिपादित करता है। मूलतः एक गलत धारणा है। ये मूलतः एक गलत अवधारणा है। मनुष्य खाने के लिए ही नहीं जीता, वरन खाना खाता इसलिए है कि वह जीवित रह सके और उन आत्मिक उन्नति के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके जिन्हें प्राप्त करना मानव होने के नाते उसके लिए मानव उचित है। मनुष्य पशु की तरह नहीं, मनुष्य की तरह जीना चाहता है और यह तभी संभव है जबकि वह भौतिकवाद को एक साधन और आत्मिक उत्थान को अपने जीवन का एक लक्ष्य मानकर उसकी उपलब्धि हेतु प्रयत्नशील हो। भौतिकवाद मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं करता है, जो कि एक अनुचित धारणा है। पेट भर खाने पीने के बाद भी पशुओं में वह आत्मिक चेतना उत्पन्न नहीं होती जो मनुष्य में होती है। यह चेतन तत्व ही उसे पशु जगत से पृथक कर मनुष्य होने का अनुभव करता है। मार्क्स इस बात का अनुभव नहीं कर सका और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को ही द्वंद्ववाद के माध्यम से मानव जीवन का लक्ष्य घोषित कर बैठा। मनुष्य की मनुष्य होने के नाते आत्मसंतुष्टि भौतिक उत्थान से नहीं, वरन उसके माध्यम से आत्मिक उत्थान के लक्ष्य को प्राप्त करके ही संभव है। भौतिकवाद इस दृष्टि से मनुष्य की बहुत अधिक सहायता नहीं करता। यह उसके उत्थान की लक्ष्मण रेखा नहीं है। एक समय विशेष में वाद प्रतिवाद और संवाद का पता लगाना संभव नहीं। मनुष्य समाज का विकास एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया का प्रतीक है। विभिन्न तत्व और क्रियाएं इस तरह आपस में घुली मिली होती हैं कि उनका वाद प्रतिवाद और संवाद में विभाजित करना कठिन ही नहीं, लगभग असंभव होता है। विरोध और विरोध में निहित अंतर विरोध सामाजिक विकास को इतना जटिल बना देते हैं कि साधारण मनुष्य के लिए तो क्या, अतिशय बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए भी उसकी दशा दिशा को ठीक प्रकार से समझ पाना और उसके अनुसार अपने आचरण को निर्धारित कर पाना एक कठिन ही नहीं, असंभव सा कार्य है। दरअसल ये क्रियाएं अलग अलग चरणों में सक्रिय होने के बजाय संभव रूप से चलती है तथा एक दूसरे की सीमा रेखाओं का अतिक्रमण करती है। वाद प्रतिवाद और प्रतिवाद वाद हो सकता है और ऐसी स्थिति में संवाद का पता लगाना एक उलझन भरा, भ्रमित करने वाला कार्य हो सकता है। अतः इस सिद्धांत के आधार पर सामाजिक विकास के सही रूप को समझ पाना अपने आप में एक दुष्कर कार्य होगा। आदर्श के उपलब्ध होने पर भी नियम निष्क्रिय नहीं होगा। आदर्श के उपलब्ध होने पर भी नियम निष्क्रिय नहीं होगा। मार्क्स ने वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना पर द्वंद्वात्मक नियम का निष्क्रिय होने का मत प्रतिपादन किया है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा। पदार्थ को मार्क्स गतिशील और परिवर्तनशील प्रकृति का बताता है। उसमें निहित अंतर्विरोध उसे निरंतर आदर्श स्थिति में नहीं बने रहने देगा। यह नियम एक निरंतर सक्रिय रहने वाला नियम है। अतः आदर्श को ये सनह सनह पतनशील बनाकर गुणात्मक परिवर्तन के कारण आदर्श की स्थिति में ले जाएगा। आदर्श और अनादर्श का संघर्ष विश्व इतिहास का एक सनातन तथ्य है। मनुष्य की गतिशील सक्रियता मूर्ति निर्माणक और मूर्ति भंजक दोनों रही है। पुरानी मूर्तियों से असंतुष्ट होकर वह उनका विध्वंस और उनके स्थान पर नई मूर्तियां स्थापित करता रहा है, जो उसे एक समय आदर्श लगता है या लग सकता है। वही समय बीतने के साथ उसे अनादर्श लगने लगता है या लग सकता है। मनुष्य अपने सृजन से कभी भी संतुष्ट नहीं होता।
वह नित्य नए प्रयोग करने का आदी रहा है। यह एक तरह से उसके स्वभाव का गुण है। अतः ना पदार्थ और ना उससे निर्मित मनुष्य कभी आदर्श स्थिति पाकर शांत बैठेगा और ना वह स्थिति अनवरत बनी रहेगी। उससे ऊबकर वह उसका विध्वंसक बन जाएगा और फिर नए आदर्श की खोज और उपलब्धि हेतु प्रयत्न करने लगेगा। इस तरह द्वंद्व का नियम अनवरत चलता रहेगा। आदर्श स्थिति कभी आएगी ही नहीं, और यदि आएगी भी तो अपने अंतर्द्वंद्वों के कारण सतत बनी नहीं रह पाएगी। अतः आदर्श या अनादर्श द्वंद्व का यह नियम कभी निष्क्रिय नहीं होगा। अत्यंत गूढ़ विचार। द्वंद्ववाद एक अत्यंत गूढ़ एवं अस्पष्ट विचार है। मार्क्स की विचारधारा का यद्यपि यह एक आधारभूत सिद्धांत है, लेकिन उसने इसकी कहीं पर भी पूर्ण एवं स्पष्ट व्याख्या नहीं की है। इस ओर संकेत करते हुए वेपर का कथन है कि द्वंद्ववाद की अवधारणा अत्यंत गूढ़ और अस्पष्ट है। यद्यपि मार्क्स और एंगल्स के समस्त लेखन का यह आधार है, लेकिन इसे कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः स्पष्टता से समझना विद्यार्थी के लिए एक अत्यधिक कठिन कार्य है। दोषपूर्ण प्रयोग। मार्क्स ने इस पद्धति का प्रयोग उचित ढंग से नहीं किया। उसने यह बताया कि वाद और प्रतिवाद में होने वाले द्वंद्व से उत्पन्न संवाद में वाद और प्रतिवाद दोनों के गुणों का समावेश होता है, लेकिन उसने उसे जब सामाजिक विकास पर लागू किया तो सर्वहारा वर्ग अर्थात प्रतिवाद के विजय की घोषणा की, जबकि विजय पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग की अच्छाइयों को अपने में समावेश होने वाले वर्ग की होनी चाहिए। यह उसके इस सिद्धांत की एक विसंगति है। फिर ऐसा ज्ञात होता है कि सर्वहारा वर्ग की विजय घोषित करते हुए वह या तो इस सिद्धांत के तार्किक परिणाम को भूल गया या पूंजीवाद को नष्ट करने के अपने उद्देश्य के कारण जानबूझकर उसने इसकी अवहेलना की। द्वंद्ववाद एक खतरनाक पद्धति। मार्क्स ने आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए यह बताया कि सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक स्थितियां निर्णायक भूमिका का निर्वाह करती है। इसका सीधा साधा अर्थ यह हुआ कि मनुष्य में अपने विकास क्रम को बदलने की सामर्थ्य नहीं है। यदि हम मार्क्स की इस मान्यता को स्वीकार कर लेते हैं तो इसका प्रत्यक्ष अर्थ यह होगा कि आर्थिक शक्तियों द्वारा समर्पित आदर्श के अतिरिक्त मनुष्य के अन्य सारे धार्मिक, नैतिक और आत्मिक आदर्श व्यर्थ है, जबकि वास्तविक स्थिति ऐसे नहीं है। आर्थिक स्थितियों का सामाजिक परिवर्तन में महत्व स्वीकार करते हुए भी हम उनसे दिगर आदर्शों और मूल्यों के महत्व को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकते। आर्थिक स्थितियों के बावजूद भी वे भी सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण शक्ति का निर्वाह करती है और कभी कभी तो ऐसे परिवर्तन कर देती है जिनका आर्थिक स्थितियों से मेल बिठाना लगभग असंभव सा हो जाता है। मानव इतिहास उत्थान का ही इतिहास नहीं है। मार्क्स ने द्वंद्ववादी सिद्धांत के अनुसार यह बताया है कि विकास हमेशा ऊर्ध्वगामी होता है, अर्थात हमेशा यह मनुष्य समाज को प्रगति की दिशा में ले जाता है। यदि ऐसा होता तो आज मनुष्य समाज की जैसी स्थिति है उससे उसकी स्थिति पूर्णतः भिन्न होती और उस आदर्श व्यवस्था अर्थात वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज व्यवस्था की स्थापना कभी की हो गई हो तो जिसकी व्याख्या मार्क्स ने अपने चिंतन के माध्यम से की है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना तो मनुष्य समाज का विकास मार्क्स द्वारा प्रतिपादित तरीके से हुआ और ना उसके वे परिणाम हुए जिनकी संभावना मार्क्स ने व्यक्त की थी। मानव जाति का इतिहास उत्थान और पतन दोनों का है। कभी स्थितियां समाज को उत्थान की ओर ले जाती है तो कभी पतन की ओर। मानव इतिहास उत्थान पतन का एक मिश्रित उदाहरण है। वह सिर्फ उत्थान की दास्तान ही नहीं है।
संघर्ष विकास एकमात्र आधार नहीं। संघर्ष विकास का एकमात्र आधार नहीं। द्वंद्ववाद के माध्यम से मार्क्स संघर्ष को विकास का एक मात्र आधार घोषित करता है। यह एक अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं। संघर्ष और सहयोग स्थिति अनुसार दोनों ही विकास के साधन हैं तथा इन दोनों के माध्यम से ही मनुष्य अपने आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयास करता है तथा अतीत में भी करता आया है। आत्म तत्व की उपेक्षा। मार्क्स सिर्फ इंद्रिय ज्ञान को ही प्रामाणिक ज्ञान मानता है और आत्म तत्व या ज्ञान की उपेक्षा करता है। भारतीय दर्शन में इंद्रिय ज्ञान को सिर्फ माया का रूप मानकर उसे क्षणभंगुर घोषित किया गया है, जबकि आत्मज्ञान को सच्चा ज्ञान घोषित कर उसको नित्य या स्थायी ज्ञान बताया गया है। जो उसका स्थायी चरित्र है वह सच्चा चरित्र है। मार्क्स के शब्दकोश में आत्मज्ञान नामक कोई चीज़ नहीं है जो इंद्रियों से साक्षात नहीं होती। मार्क्स उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, जबकि आत्मज्ञान का अस्तित्व है जिसका मनुष्य आत्मिक उत्थान के माध्यम से साक्षात्कार करता है। भारत में इस दृष्टि से एक नहीं अनेक उदाहरण उपलब्ध है। राजर्षि की कल्पना एक ऐसी ही कल्पना है जिसे कई सद्गुणी राजाओं ने सिद्ध करके दिखाया। अतः इंद्रिय ज्ञान से भी अधिक एक मनुष्य के जीवन में आत्मज्ञान का महत्व है। मार्क्स आत्म तत्व की अवहेलना करने के कारण इसे अनुभव नहीं कर सका। मूल्यांकन। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित भौतिकवादी द्वंद्वात्मक सिद्धांत का उपयुक्त आलोचनाओं के कारण महत्व को स्वीकार करने से इनकार नहीं किया जा सकता। अपनी सारी कमियों और कमजोरियों के बावजूद वह हमें सामाजिक प्रगति के स्वरूप और विकास को समझने हेतु एक पैमाना प्रदान करता है। चाहे यह पैमाना एकांगी चरित्र का ही हो, लेकिन एक पैमाना एक मापदंड तो है ही। फिर पूर्ण सत्य कोई वस्तु नहीं होती। सभी पैमाने चाहे वे आदर्शवादी हो या भौतिकवादी अपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी अपना महत्व रखते हैं, क्योंकि मनुष्य इन सभी पैमानों में समर्थ हो सकता है जो हमें आदर्श नहीं तो आदर्श के निकट अवश्य पहुंचा सकता है। हर पैमाने का यही महत्व है और इस दृष्टि से मार्क्स द्वारा प्रदत्त इस पैमाने का भी महत्व है। वह हमें देखने की एक दृष्टि देता है जिसका प्रयोग करके हम संपूर्ण को नहीं तो कम से कम उसके एक पक्ष को अवश्य देख सकते हैं। इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत अर्थात ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को सामाजिक विकास पर लागू करने का नाम है। इसका सीधा साधा अर्थ यह है कि इतिहास का निर्धारण अपने अंतिम रूप में आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार होता है, अतः वे ही सामाजिक विकास की मुख्य निर्धारक तत्व होती है। इसे स्पष्ट करते हुए अफनसीएव का कथन है कि लोग भोजन, वस्त्र, आवास और जीवन की अन्य आवश्यकताओं के बिना नहीं रह सकते, पर प्रकृति यह सब उन्हें स्वयं बनाकर उनके हवाले नहीं करती। उन्हें प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्रम करना पड़ता है। अतः श्रम सामाजिक जीवन का आधार है और मनुष्य के लिए एक प्राकृतिक आवश्यकता। श्रम और उत्पादन कार्यकलाप बिना मानव जीवन ही असंभव हो जाएगा। अतः भौतिक संपदा का उत्पादन सामाजिक विकास का मुख्य निर्धारक तत्व है। दूसरे शब्दों में ऐतिहासिक भौतिकवाद की मुख्य विशेषता यह स्थापना है कि उत्पादन पद्धति सामाजिक विकास में मुख्य भूमिका का निर्वाह करती है। उत्पादन पद्धति से हमारा तात्पर्य उत्पादक शक्तियों और उत्पादन संबंधों के संपूर्ण योग से है। उत्पादन शक्तियों से तात्पर्य उत्पादन के दौरान मनुष्य के मध्य स्थापित होते हैं। अतः एक उत्पादन पद्धति उत्पादक शक्तियों या साधनों और तदनुसार स्थापित उत्पादन संबंधों के मध्य अटूट एकता का नाम है। लेकिन
उत्पादन पद्धति का रूप कभी स्थिर नहीं रहता। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका रूप निरंतर परिवर्तित और विकसित होता रहता है तथा उसका स्थान उससे उच्चतर उत्पादन की पद्धति लेती रहती है तथा जैसे जैसे उत्पादन पद्धति में विकास होता रहता है उसी अनुपात में समाज के विकास का रथ भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहता है। मार्क्स इस प्रकार यह सिद्ध करता है कि एक उत्पादन पद्धति के माध्यम से जो उत्पादन संबंध स्थापित होते हैं उनके योग से ही समाज की व्यवस्था का रूप विशेष निर्मित होता है। यही उत्पादन के संबंध उसकी नींव स्वरूप होते हैं तथा उसी के आधार पर उसकी वैधानिक और राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण होता है और उसी के अनुरूप मनुष्यों की सामाजिक चेतना का स्वरूप निर्धारित होता है। इस आधार पर मार्क्स यह सिद्ध करता है कि मनुष्यों का जीवन उनकी चेतना से निर्मित और निर्धारित नहीं होती वरन उनके सामाजिक जीवन से उनकी चेतना निर्मित और निर्धारित होती है। अतः सभी सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक संबंध, सभी धार्मिक और वैधानिक पद्धतियाँ, सभी सैद्धांतिक दृष्टिकोण जो इतिहास के विकास क्रम में जन्म लेते हैं वे सब जीवन की भौतिक अवस्थाओं से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार मार्क्स उत्पादन पद्धति को सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार सिद्ध करते हुए उस परिवर्तन प्रक्रिया का वर्णन करता है जो उत्पादन के साधनों में परिवर्तनों के साथ सामाजिक विकास की नई अवस्थाओं को जन्म देती है। मार्क्स इस आधार पर समाज विकास की 6 अवस्थाओं का वर्णन करता है जो इस प्रकार है। पहला है आदिम साम्यवादी अवस्था। समाज व्यवस्था का यह प्रारंभिक रूप थी। उत्पादन के साधन बहुत सरल और अनगढ़ अवस्था में थे जो पत्थर और हड्डियों से निर्मित होते थे। उनका प्रयोग मुख्य रूप से शिकार करने और कंदमूल एकत्रित करने हेतु किया जाता था। अपने बलबूते पर व्यक्ति के लिए भोजन की व्यवस्था करना और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करना संभव नहीं था। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उसने अपने अन्य साथियों के सहयोग की आवश्यकता थी। अतः इस आदिम समाज का स्वरूप सामूहिक था। उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता था। मनुष्य समूह में रहकर ही संतुष्ट और सुरक्षित रहता था। उत्पादित माल पर उसका समान सामूहिक अधिकार रहता था। इस अवस्था में न किसी प्रकार की वैयक्तिक संपत्ति थी और न वैयक्तिक जीवन। यह एक शोषण विहीन व्यवस्था थी जो आदि से लगाकर अंत तक सामूहिक चरित्र की थी। मार्क्स ने इसी कारण इसे आदिम होते हुए भी साम्यवादी व्यवस्था के नाम से पुकारा है। मार्क्स के अनुसार समाज विकास की दूसरी अवस्था है दास अवस्था। सना सना इस प्रारंभिक साम्यवादी व्यवस्था का पतन हो गया। पतन होने का प्रमुख कारण इसका विकसित होते हुए समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना था। बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह व्यवस्था उत्पादन में वृद्धि करने में असमर्थ सिद्ध हो रही थी। अतः उत्पादन के साधनों में परिवर्तन अवश्यंभावी हो गया। इस दृष्टि से खेती बाड़ी और दस्तकारी का उत्पादन के साधनों के रूप में उदय और प्रयोग प्रारंभ हुआ। समाज में शक्तिशाली लोगों ने सामूहिक जमीन पर वैयक्तिक अधिकार कर लिया तथा दुर्बल लोगों को अपने अधिकार में लेकर उनका दासों की तरह प्रयोग करते हुए उनसे कृषि कार्य करवाने लगे। इस तरह सामूहिक से वैयक्तिक उत्पादन के साधनों और वैयक्तिक संपत्ति का प्रादुर्भाव हुआ। समाज 2 भागों में विभाजित हो गया, स्वामी और दास, तथा स्वामी लोग अपनी वैयक्तिक संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर वैयक्तिक स्वामित्व के कारण दासों के श्रम का शोषण करने लगे। इस प्रकार प्रारंभिक शोषण विहीन साम्यवादी व्यवस्था के स्थान पर दासों के शोषण पर आधारित एक नई समाज व्यवस्था की स्थापना हो गई, जिसमें सामूहिक संपत्ति और उत्पादन के साधनों का स्थान वैयक्तिक संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर वैयक्तिक स्वामित्व में ले लिया। उनके माध्यम से हम शोषण पर आधारित होने के कारण इसे मार्क्स द्वारा समाज की दास अवस्था के नाम से पुकारा गया। दासों के आर्थिक शोषण पर आधारित होने के कारण इस अवस्था में जो दास व्यवस्था स्थापित हुई वह भी भूमि के स्वामियों की
हित रक्षक और दासों पर उनके प्रभुत्व का समर्थन करने वाली एक अन्यायपूर्ण और अत्याचारी व्यवस्था थी। सामंतवादी अवस्था, यह है मार्क्स के समाज विकास की तीसरी अवस्था, सामंतवादी अवस्था। जनसंख्या का अबाध गति से विस्तार होता रहा तथा जमीन पर मालिकाना हकों को लेकर भी समाज व्यवस्था में झगड़े बढ़ गए। मालिकों में इस हेतु आपसी संघर्ष होने लगा। वे अपने दासों का सैनिकों की तरह से अपने हितों की रक्षा करने हेतु प्रयोग करने लगे। सनह सनह इस व्यवस्था ने विकसित होकर एक नई समाज व्यवस्था को जन्म दिया, जिसे मार्क्स ने सामंतवादी व्यवस्था के नाम से पुकारा है। इस व्यवस्था में सारे जमीनों के मालिक सामंत बन गए तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने हेतु उनमें से सबसे शक्तिशाली सामंत उनका नेता या राजा बन गया। उसने उन्हें निश्चित कर तथा सेवा प्रदान करने की एवज में उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया। वे उन्हें निश्चित कर तथा सेवा प्रदान करने के एवज में उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया। वे उसके सामंत बन गए तथा उनके दास पूर्णतः कृषक के रूप में परिवर्तित हो गए। यद्यपि ये कृषक स्थिति की दृष्टि से दासों से कुछ भिन्न थे, लेकिन कम ज़्यादा उनकी स्थिति उनके समान ही थी। वे जिस भूमि पर कृषि कार्य करते थे उसके स्वामी नहीं थे। स्वामी तो सामंत ही थे, लेकिन वे अपनी भूमि दासों में कृषि हेतु वितरित कर देते थे। फसल पर कृषकों का नहीं, सामंतों का ही अधिकार होता था। कृषकों का वे उसका एक बहुत ही छोटा सा अंश गुजारा करने हेतु दे दिया करते थे, ताकि वे सामंत की भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु जीवित रह सके। यह सामंती राज व्यवस्था एक पिरामिड की तरह से होती थी। सर्वोच्च स्थान पर राजा तथा निम्न स्थान पर कृषक होता था। मध्य में छोटे बड़े सामंत होते थे, जो भूमि के असली मालिक होते थे। दास अवस्था से यह अवस्था भिन्न ही नहीं, अधिक विकसित भी थी। समाज में उत्पादन के साधनों पर वैयक्तिक अधिकार होने पर भी दास अवस्था से अधिक उत्पादन होता था। सुरक्षा भी उपलब्ध था, लेकिन यह अवस्था भी थी तो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण पर ही आधारित। उत्पादन के साधनों के हीन अर्थात भूमि विहीन कृषक का उसी प्रकार शोषण होता था जिस तरह से दास का दास अवस्था में होता था। फलतः हितों के परस्पर विरोधी होने तथा कृषकों के सामंती शोषण के कारण इन दोनों वर्गों में संघर्ष इस अवस्था की भी एक स्थायी विशेषता थी, जिससे यह हर समय पीड़ित रहती थी। सामंती शोषण के विरुद्ध प्रतिकार स्वरूप विभिन्न विद्रोहों से इस व्यवस्था का इतिहास भरा पड़ा है। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज विकास की चौथी अवस्था है पूंजीवादी अवस्था। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के कारण बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दृष्टि से छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाली सामंतवादी व्यवस्था असमय अनुकूल और अप्रासंगिक सिद्ध होने लगी। फलतः बड़े पैमाने पर उत्पादन के लक्ष्य से 18वीं शताब्दी के मध्य से औद्योगिक क्रांतिकारी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उसने सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करके उसके स्थान पर पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना की। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से समाज का कायापलट हो गया। समाज में दो नए वर्ग पैदा हो गए, एक उत्पादन के साधनों का स्वामी पूंजीपति वर्ग और दूसरा उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से हीन अपनी जीविका उपार्जन के लिए अपने श्रम बेचने वाला श्रमिक वर्ग। यद्यपि श्रमिक दासों और कृषकों की तुलना में अपना श्रम बेचने की दृष्टि से स्वतंत्र था, लेकिन इस दृष्टि से उसे किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। खुली और प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था के कारण मांग और पूर्ति के नियम के अनुसार पूंजीपति क्योंकि उत्पादन के साधनों के स्वामी थे, अतः अपनी इस लाभदायक स्थिति के कारण श्रमिक से श्रम वे अपनी शर्तों पर कराने में समर्थ थे। अतः मनुष्य द्वारा मनुष्य का नग्न शोषण इस व्यवस्था में भी दास तथा सामंतवादी व्यवस्था के समान ही जारी रहा। फलतः इस व्यवस्था ने श्रमिक असंतोष को जन्म दिया पूंजीपतियों और श्रमिक वर्ग में, जिसके फलस्वरूप वर्ग संघर्ष प्रारंभ हो गया। आर्थिक और सामाजिक विषमता की खाइयाँ और गहरी हो गई। श्रमिक आंदोलनों के कारण समाज में अशांति
और अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो गया। श्रमिक आंदोलन से उत्पन्न वर्ग संघर्ष तीव्र होकर मार्क्स बताता है कि मात्रात्मक से गुणात्मक चरित्र में परिवर्तित हो जाता है, जो समाज में श्रमिक वर्ग के नेतृत्व में क्रांति को जन्म देता है। यह क्रांति सफल होकर पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर देती है तथा एक नई समाज व्यवस्था, जिसे मार्क्स समाजवादी व्यवस्था के नाम से पुकारता है, की स्थापना करती है। यह अवस्था श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की व्यवस्था होती है। राज सत्ता पर श्रमिक वर्ग का नियंत्रण या आधिपत्य स्थापित हो जाता है और वह अपने नेतृत्व में समता पर आधारित नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का कार्य प्रारंभ करता है। कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित समाज विकास की 6 अवस्थाओं में से 5वीं अवस्था है समाजवादी अवस्था। श्रमिक क्रांति के पश्चात श्रमिक वर्ग के नेतृत्व में इस व्यवस्था को स्थापित करने का अभियान प्रारंभ होता है। इस व्यवस्था में राज व्यवस्था का स्वरूप श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व का होता है, जो नई समता प्रधान समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हेतु पूंजीवादी व्यवस्था के बचे खुचे अवशेषों को नष्ट करने का कार्य करता है। वह उत्पादन के साधनों पर से पूंजीवादी वैयक्तिक स्वामित्व को समाप्त कर उन पर सामाजिक स्वामित्व को कायम करता है तथा उनके माध्यम से उत्पादन का उद्देश्य लाभ कमाने के स्थान पर सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति अर्थात सामाजिक सेवा करना घोषित करता है। हर क्षेत्र में सामाजिक समानता की स्थापना तथा व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण का उन्मूलन इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें हर एक श्रमिक को अपने श्रम का उचित पारिश्रमिक प्राप्त होता है। इस व्यवस्था का बुनियादी सिद्धांत होता है हर एक द्वारा अपनी योग्यता के अनुसार काम, उस काम के एवज में उसका पूरा भुगतान। इस तरह पूंजीवादी लाभ आधारित शोषक व्यवस्था की शोषण प्रवृत्ति का पूर्णतः उन्मूलन और एक शोषण मुक्त समता आधारित समाज की स्थापना इस व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य होता है, जिसके अनुसार यह कार्य करती है, जिसे मार्क्स समाज व्यवस्था का अंतिम आदर्श रूप को घोषित करता है। समाज विकास की 6ठी अवस्था है साम्यवादी अवस्था। समाजवादी व्यवस्था के निर्माण का उद्देश्य एक ऐसे पूर्ण स्वतंत्र और समानता आधारित राज्य की स्थापना करना है जिसमें न वर्ग होंगे और न वर्गगत शोषण का नामो निशान। यह अवस्था इस कारण एक पूर्णतः शोषण युक्त वर्ग विहीन राज्य विहीन अवस्था होगी। मार्क्स राज्य को एक वर्ग संगठन मानता है, अतः जब समाज से वर्गों का उन्मूलन हो जाएगा तो वर्ग की प्रतिनिधि संस्था राज्य का भी उन्मूलन हो जाएगा। इस कारण यह अवस्था अपने आदर्श रूप में एक वर्ग विहीन अवस्था होने के कारण राज्य विहीन भी होगी। इस अवस्था की हर व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता और समानता एक प्रमुख विशेषता होगी। व्यक्ति का इतना आदर्श विकास हो जाएगा कि उसे सामाजिक अनुशासन का पालन करने हेतु बाध्यकारी राज्य व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं होगी। वह स्वेच्छा से ही सभी समाज हितकारी कायदे कानूनों का पालन करेगा और उस व्यवस्था के एक सम्मानित सदस्य के रूप में जीवन यापन करने में समर्थ होगा। इस व्यवस्था में उत्पादन और वितरण का मूल नियम होगा, प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करे। समाज की आर्थिक व्याख्या के निष्कर्ष। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाज की जो आर्थिक व्याख्या की गई है उसे निष्कर्ष रूप में हम इस तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन और विकास असंबद्ध धारणाओं या विचारों का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके निश्चित वैज्ञानिक नियम हैं, अतः वह उन्हीं के अनुसार अपनी यात्रा करता है और लक्ष्य पर पहुंचता है। हर युग की सामाजिक व्यवस्था पर उसकी वर्ग का आधिपत्य होता है, जिसका उत्पादन के साधनों पर आधिपत्य होता है। विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाएं उत्पादन के साधनों और संबंधों पर निर्भर करती है। उनमें परिवर्तन हो जाने पर उसका पतन और उसके स्थान पर उससे अधिक संपन्न व्यवस्था ले लेती है। उत्पादन व्यवस्था के अनुसार ही सामाजिक व्यवस्था के राजनीतिक, संवैधानिक तथा अन्य सभी स्वरूप निर्धारित होते हैं। वर्ग संघर्ष मानवीय इतिहास और विकास का मूलाधार है।
साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर समाज की अन्य सारी व्यवस्थाओं के परिवर्तन में यह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। साम्यवादी व्यवस्था में क्योंकि वर्ग समाप्त हो जाते हैं, अतः वर्ग संघर्ष का भी उन्मूलन हो जाता है। वर्ग संघर्ष क्रांतिकारी परिवर्तनों का कारक है। मार्क्स इतिहास की आर्थिक व्याख्या के माध्यम से ही वर्ग संघर्ष आधारित क्रांति के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था का उन्मूलन और अंततः आदर्श वर्ग विहीन, राज्य विहीन, साम्यवादी समाज व्यवस्था की संभावना की घोषणा करता है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत की विभिन्न आधारों पर आलोचना की जाती है, जो इस प्रकार है। आर्थिक तत्वों पर आवश्यकता से अधिक बल। मार्क्स का इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत एक पक्षीय है। वह अन्य तत्वों जैसे कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक की तुलना में आर्थिक तत्वों को सामाजिक परिवर्तन और विकास की दृष्टि से आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण घोषित करता है। यह बात सही है कि आर्थिक तत्व सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, लेकिन वह उसके लिए एकमात्र उत्तरदायी तत्व नहीं है, चाहे सीमित दृष्टि से ही हो। आर्थिक तत्व के अतिरिक्त अन्य तत्व भी सामाजिक विकास में अपना योगदान देते हैं। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक द्वारा अहिंसा का वर्ण और बौद्ध धर्म को अंगीकरण किया जाना किसी आर्थिक कारण से नहीं, बल्कि कलिंग युद्ध में हुई हिंसा के कारण था। आधुनिक युग में राष्ट्रवाद का विकास भी आर्थिक कारणों से इतना तीव्र गति से नहीं हुआ जितना कि राष्ट्र अभिमान की धारणा से। राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं इस दृष्टि से आर्थिक सीमाओं को लांघती हुई दिखाई देती है। धर्म भी इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। विभिन्न तरह के गैर आर्थिक कारण भी मनुष्य और समाज के विकास और व्यवहार को प्रभावित करते रहे हैं। प्रसिद्ध चिंतक बर्ट्रैंड रसल ने इसी ओर संकेत करते हुए कहा है कि हमारे राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं भौतिक स्थितियों और मानवीय मनोभावनाओं के घात प्रतिघात का परिणाम होती है। राज प्रासादों में होने वाले षड्यंत्र, प्रपंच, व्यक्तिगत राग द्वेष तथा धार्मिक विद्वेष ने अतीत में इतिहास के क्रम में बड़े बड़े परिवर्तन किए हैं। मानव इतिहास में ऐसी असंख्य घटनाएं हैं जिनकी आर्थिक व्याख्या नहीं की जा सकती। क्रांति संबंधी अवधारणा का इतिहास से मेल नहीं। मार्क्स ने आर्थिक व्याख्या के आधार पर क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित करते हुए मत प्रकट किया है कि कोई सामाजिक व्यवस्था तब तक विलुप्त नहीं होती जबकि उत्पादन के तत्व जिनके लिए उसके भीतर गुंजाइश होती है पूर्णतया विकसित नहीं हो जाते तथा उत्पादन के नए उच्चतर संबंध जब तक प्रकट नहीं होते तब तक कि पुराने समाज की कोख में ही उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक भौतिक परिस्थितियां परिपक्व नहीं हो जाती। दूसरे शब्दों में मार्क्स के कहने का तात्पर्य यह है कि पुरानी उत्पादन व्यवस्था तब तक विलुप्त नहीं होती जब तक कि वह नई उत्पादन व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए स्वयं उसकी भूमिका तैयार नहीं कर देती। अर्थात पूंजीवाद के परिपक्व होने पर ही समाजवादी क्रांति के होने की अपेक्षा की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूंजीवाद की परिपक्वता की दृष्टि से क्रांति सर्वप्रथम ब्रिटेन में होनी चाहिए, लेकिन महत्वहीन होकर पूंजीवाद की दृष्टि से एक पिछड़े हुए देश रूस में हुई। साम्यवादी चीन भी इसी तरह का एक उदाहरण है, जहां माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति का एक कृषि प्रधान चीन में हुई। आर्थिक व्याख्या की दृष्टि से ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन रूस और चीन दोनों देशों में क्रांति के माध्यम से समाजवाद सीधा पूंजीवाद को उलांघ कर सामंतवाद के बाद आ गया। अतः मार्क्स का इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर प्रतिपादित क्रांति का सिद्धांत इस कसौटी पर खरा नहीं उतरा। संयोग तत्व की उपेक्षा। मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत में संयोग तत्व की उपेक्षा की गई है। मानव इतिहास में बहुत सी घटनाएं संयोगवश घटित हो जाती है, जबकि उनके घटित होने के पीछे कोई आर्थिक तत्व नहीं होता। संयोगवश घटित होने वाली इन घटनाओं ने मानव इतिहास को मौलिक रूप से
प्रभावित किया है। सारी संभावनाओं के बावजूद संयोगवश खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार और बाबर की विजय नहीं हुई होती तो भारतीय इतिहास का रूप दूसरा ही होता। इसी तरह से यदि विमान दुर्घटना में संयोगवश नेताजी सुभाष चंद्र की मृत्यु न होती तो स्वतंत्रता का जैसा स्वरूप अभी है उससे कुछ भिन्न होता। संयोग से इतिहास में अच्छी और बुरी घटनाएं दोनों घटित होती है और वे उस पर निर्णायक प्रभाव डालती है, लेकिन मार्क्स ने इतिहास का आकलन करते हुए इस तथ्य का ध्यान नहीं रखा। अतः हर ऐतिहासिक घटना का महत्व सिर्फ आर्थिक आधार पर ही सिद्ध नहीं किया जा सकता। अतः हर ऐतिहासिक घटना का महत्व सिर्फ आर्थिक आधार पर ही सिद्ध नहीं किया जा सकता। घटना विशेष बिना आर्थिक कारण के संयोगवश भी घटित हो सकती है और इतिहास को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकती है। अतः इतिहास की व्याख्या करते हुए इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिसका ध्यान मार्क्स ने नहीं रखा। राजनीतिक सत्ता सदैव आर्थिक सत्ता से ही उत्पन्न नहीं होती। मार्क्स की यह धारणा कि राजनीतिक सत्ता सदैव ही आर्थिक सत्ता का परिणाम है, तर्क की कसौटी पर भी यह धारणा उपयुक्त नहीं है। बहुत सी बार ऐसा देखने में आया है कि मनुष्य अपने वैयक्तिक अहम के वशीभूत होकर उसकी पुष्टि के लिए सत्ता पर अधिकार कर लेता है। नेपोलियन इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। उसने अपने वैयक्तिक अहम को संतुष्ट करने के लिए सैन्य शक्ति के माध्यम से फ्रांस की सत्ता पर अधिकार कर लिया। विश्व की अधिकांश अधिनायकवादी व्यवस्थाएं आर्थिक कारण से नहीं वरन वैयक्तिक अहम की ही उत्पत्ति से अभिव्यक्त होती है। इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए वेपर का कथन है कि मार्क्स की रचनाओं में कहीं भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया गया है कि मनुष्य अपने अहम या आत्मसम्मान की संतुष्टि के लिए भी सत्ता की कामना कर सकते हैं। सामाजिक विकास का काल विभाजन असंभव। मार्क्स ने अपनी आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत के आधार पर सामाजिक विकास का जो काल विभाजन किया है तथा उसके आधार पर जो उसकी स्पष्ट विभिन्न अवस्थाएं निर्धारित की है, यह संभव नहीं है। आदिम साम्यवादी अवस्था, दास अवस्था, सामंत अवस्था, पूंजीवादी अवस्था आदि ये समाज की ऐसी अवस्थाएं रही है जिन्हें समझने के लिए हम वैसा उसका नामकरण कर सकते हैं। अन्यथा गहराई पर देखने पर हमें एक अवस्था में इसके अवस्था के लक्षण भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे वर्तमान समय में पूंजीवादी व्यवस्था में समाजवादी व्यवस्था के तथा समाजवादी व्यवस्था में पूंजीवादी व्यवस्था के लक्षण निहित दिखाई देते हैं। पूंजीवादी राष्ट्र सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से समाजवाद का और साम्यवादी राष्ट्र आर्थिक विकास हेतु पूंजीवादी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। अतः हम समाज के लिए चाहे उन्हें समाजवादी या पूंजीवादी कह ले, लेकिन वे विशुद्ध रूप से वैसी व्यवस्थाएं नहीं हैं। मार्क्स का यह सिद्धांत उद्देश्यात्मक है, वैधानिक नहीं। मार्क्स ने यद्यपि अपने इस सिद्धांत सहित विभिन्न सिद्धांतों की वैज्ञानिकता का दावा किया है, लेकिन यह धारणा सत्य नहीं है। मार्क्स की विभिन्न अवधारणाएं वैज्ञानिक कम और उद्देश्यात्मक अधिक है। मार्क्स का उद्देश्य पूंजीवाद का सफाया और उसके स्थान पर समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना था। मार्क्स का संपूर्ण चिंतन इसी उद्देश्य से प्रेरित और प्रभावित है। अतः मार्क्स वहीं तक वैज्ञानिक है जहां तक वह उसके इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है। उसके अभिन्न मित्र एंगल्स ने भी इसे स्वीकार किया था। अतः यह सिद्धांत मानव के सामाजिक विकास को समझने में हमारी सहायता करने के स्थान पर उसे लेकर हमारे मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के भ्रम उत्पन्न करता है, जिनका निराकरण करने में मार्क्सवादी चिंतन असमर्थ है। इतिहास की आर्थिक व्यवस्था का सिद्धांत जो है
इतिहास की आर्थिक व्याख्या का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत अंतर्विरोध से पीड़ित है। मार्क्स ने इस सिद्धांत के माध्यम से आर्थिक नियतिवाद, इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म का प्रतिपादन किया, अर्थात आर्थिक तत्व समाज के विकास में निर्णायक भूमिका का निर्वाह करते हैं, तथा दूसरी तरफ वह श्रमिकों का आह्वान भी करता है कि वे संग्रहित होकर अपनी वर्ग चेतना के आधार पर वर्ग संघर्ष के माध्यम से क्रांति करके पूंजीवाद का अंत कर दे। यदि आर्थिक नियतवाद सही है तो पूंजीवाद परिपक्व होने पर स्वतः नष्ट हो जाएगा। उसके अंत के लिए श्रमिकों के आह्वान करने की फिर आवश्यकता कहाँ है और क्यों है? दोनों में से एक चीज़ सही और दूसरी गलत हो सकती है। दोनों चीज़ें एक साथ सही नहीं हो सकती। यह अंतर्विरोध इस सिद्धांत की सत्यता और उपयोगिता के प्रति शंका उत्पन्न करता है। आर्थिक व्यवस्था राजनीतिक सत्ता द्वारा बदली जा सकती है। मानव इतिहास में ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जबकि राजनीति सत्ता ने आर्थिक व्यवस्था के स्वरूप को परिवर्तित कर दिया या उसे गहरे रूप से प्रभावित किया, जिससे उसमें मौलिक परिवर्तन हो गए। राज्य द्वारा औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन में अपनाई गई हस्तक्षेप की नीति लेसेस फेयर इसका प्रमाण है। दूसरे आर्थिक व्यवस्था का यद्यपि अविषम लेकिन अकल्पनीय विकास हुआ। राज्य की तरफ से व्यक्ति को जो स्वतंत्रता प्रदान की गई, उस स्वतंत्रता के कारण वहाँ कल कारखानों का ही आशातीत विकास नहीं हुआ, वरन उत्पादन की नई नई वैयक्तिक तकनीकों का भी आविष्कार हुआ, जिससे उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई और उसे बढ़े हुए उत्पादन को खपाने के लिए नए बाजार ढूंढने हेतु ब्रिटेन ने एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जिसमें किसी समय सूर्य अस्त नहीं होता था। ब्रिटेन की समृद्धि और सत्ता इतनी सुदृढ़ हो गई थी कि यह लहरों पर यानी पृथ्वी पर ही नहीं, समुद्र पर भी शासन करने लगा। इस तरह राजनीतिक सत्ता ने आर्थिक सत्ता का रूप ही परिवर्तित कर दिया। आदर्श प्राप्ति पर भी परिवर्तनशीलता रुकेगी नहीं। इतिहास की आर्थिक व्याख्या के माध्यम से सामाजिक विकास पर उसका वर्ग विहीन, राज्य विहीन आदर्श रूप स्थापित होने के बाद पदार्थ की गतिशीलता का नियम उसके सभी अंतर्द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण मार्क्स के अनुसार कार्य करना बंद कर देगा। समाज की यह एक स्थिर स्थिति होगी। मार्क्स एक तरफ पदार्थ की जन्मजात गतिशीलता तथा परिवर्तनशीलता की बात करता है तथा दूसरी तरफ आदर्श की प्राप्ति के पश्चात वह उसे इस नियम से मुक्त कर देता है। यह उसकी एक असंगत मान्यता है। पदार्थ यदि गतिशील है तो वह आदर्श रूप प्राप्त करने के बाद भी कार्य करता रहेगा, अतः आदर्श के बाद उसके अनादर्श रूप का प्रारंभ हो जाएगा तथा फिर उसी परिवर्तन के चक्र से होकर अपनी विकास यात्रा पर चल पड़ेगा। लेकिन मार्क्स ऐसी संभावना से इनकार करता है और आदर्श रूप की स्थिरता की मान्यता का समर्थन करता है। यह मान्यता भी मार्क्स के चिंतन की वैज्ञानिकता के सम्मुख एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है और यह सिद्ध करती है कि मार्क्स का चिंतन वैज्ञानिक कम और उद्देश्यमूलक अधिक है। महत्व: मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत एकांगी होने के कारण इन विभिन्न आलोचनाओं का पात्र जरूर है, लेकिन इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उसका सामाजिक विकास को समझने की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। यद्यपि हम आर्थिक तत्व को इतिहास का एकमात्र निर्धारक तत्व नहीं मान सकते, लेकिन जितने भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण तत्व हैं, उनमें यह तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण अवश्य है। मनुष्य और समाज की आर्थिक व्यवस्था उसके स्वरूप को मौलिक रूप से निर्धारित करने में यह तत्व महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है तथा अन्य तत्व सिर्फ उसमें रह गई कमियों को दूर करने के लिए सौंदर्य प्रसाधनों की तरह कार्य करते हैं। वे उसके रूप को निखारते जरूर हैं, लेकिन उसे मौलिक रूप या सौंदर्य तो यही तत्व प्रदान करता है। अतः समाज विकास के विश्लेषण तथा उसके सही रूप को निर्धारित करने में इस तत्व का जो महत्व है, उसे स्वीकार करने से इनकार नहीं किया जा सकता। विश्व के सभी समाजशास्त्री प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
अपने समाज विकास विश्लेषण में इससे प्रेरित और प्रभावित है, चाहे वे इसे मापने से इनकार ही क्यों न कर दे। इसीलिए कैरियो हंट ने इस तथ्य को उजागर करते हुए उचित ही कहा है कि समाजशास्त्र के सभी आधुनिक लेखक मार्क्स के प्रति इस हेतु ऋणी हैं, यद्यपि वे इसे स्वीकार नहीं करते। उसका यह कथन मार्क्स का इस दृष्टि से जो महत्व है उसे बहुत स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है, और यही मार्क्स का समाजशास्त्रियों को सबसे बड़ा योगदान है। उसने विश्व इतिहास की घटनाओं को समझने की दृष्टि से उन्हें नई दृष्टि प्रदान की। मार्क्स के इस योगदान की ओर संकेत करते हुए उनके घनिष्ठ मित्र एंगल्स ने मार्क्स की समाधि पर दिए गए भाषण में कहा कि मार्क्स का एक महान कार्य मानव इतिहास में विकास के नियम को खोज निकालना था। उसने अब तक विचारधाराओं के झाड़ झंखाड़ में छिपे हुए इस सरल तथ्य का पता लगाया था कि मनुष्य जाति को राजनीति, विज्ञान, धर्म आदि का विकास करने से पूर्व खाने पीने की, निवास की तथा वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। अतएव एक निश्चित समय में एक निश्चित जाति में जीवन निर्वाह के तात्कालिक भौतिक साधनों का उत्पादन एवं आर्थिक विकास की मात्रा एक ऐसी नींव होती है जिस पर उस जाति की राज्य विषयक संस्थाएं, कानूनी विचार, कला तथा धार्मिक विचार आधारित होते हैं। अतः इस दृष्टि से उन वस्तुओं की व्याख्या की जानी चाहिए। सेबाइन ने भी उसके महत्व को स्वीकार करते हुए लिखा है कि राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, मानवशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान के संदर्भ में लाने में इस तत्व यानी आर्थिक व्याख्या का सबसे अधिक योग रहा। यह तथ्य कि मार्क्स का सिद्धांत इन प्रवृत्तियों के विकास का एकमात्र तत्व नहीं था, उसकी मौलिकता को कम नहीं करता है। 19वीं सदी में सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में जो नई बातें हुई उनमें इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत का विशेष महत्व है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। इसके सेकंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट है। और पिछले जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जो भी वीडियोस अपलोड हुए हैं उसका लिंक, उसका फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स पे या फिर डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। और अगले वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे, जानेंगे मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू एंड इट्स क्रिटिसिज्म, यानी मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है उसकी आलोचना भी जानेंगे। और साथ ही साथ वर्ग संघर्ष का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल और क्लास स्ट्रगल थ्योरी की आलोचना यानी क्रिटिसिज्म, और मार्क्स का राज्य सिद्धांत, इसकी आलोचना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।